जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम FST 01 को जो नीट के लिए है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आइए वन बाय वन अपने सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे क्या बोला गया? द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव गेट रिड्यूस टू 20% बाय पासिंग थ्रू ए स्लैब। ओके, द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑन पासिस थ्रू टू सच कॉन्जिक्यूटिव स्लैब्स कितना होगा? तो आपके पास में एक स्लैब है, मान लीजिए यहाँ पे ना, तो यहाँ से कोई लाइट आई, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है। और यहाँ पे जो बाहर निकली है आपके पास से कितनी बजे? 0.80 आई नॉट। क्लियर? इसमें तो बोला था रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑन पासिस थ्रू टू सच कॉन्सिक्यूटिव स्लैब। एक से करवा दिया, अब दूसरे से एक और से करवा देते हैं, तो दूसरा वाला इसका 20% कम कर देगा आपके पास में। तो इसका 20% कम कर देगा, इसका 80% बच जाएगा। 0.80 मल्टीप्लाई 0.80 आई नॉट, ये आएगी आपके पास में। तो कितनी परसेंट कम होगी? देखिए, पहले थी आपके पास में आई नॉट, और अभी कितनी है आपके पास में? यहाँ पे देखें, दिस इज 0.80 आई नॉट है आपके पास में। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.64 आई नॉट, और पहले थी आपके पास में आई नॉट। अब कितना परसेंट कम हो गया ये हमें थोड़ा चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? परसेंटेज अगर आप देखेंगे, दिस इज 0.36 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 100, तो कितना? 36% आपके पास में कम हो जाएगा। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम के अंदर। अब वो क्या बोल रहा है? द लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। लाउडनेस और पता है क्या एक्सप्रेशन आता था आपके पास में? आप एलन की टर्म में लिखते थे लोग आई डिवाइड बाय आई नॉट, और यहाँ पे एक 10 आपके पास में, तो दिस इज लाउडनेस आपके पास में। अब आप देखिए, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस आपके पास में इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। और पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। पिच किससे रिलेटेड है आपके पास में? फ्रीक्वेंसी वाली टर्म से रिलेटेड है। तो आप बोलेंगे पहला वाला इंटेंसिटी, दूसरे वाला फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में अगर आप देखेंगे, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव विच वन इज इनकरेक्ट। अगर कोई मैकेनिकल वेव आपके पास चल रही है तो उसमें गलत क्या है? ओके, ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट सेम फेज में तो कोई नहीं चलता यार। जब आपके पास में एक वेव चल रही है तो हर एक पार्टिकल का फेज आपके इसमें डिफरेंट होता है, तो सब सेम फेज में नहीं होते आपके पास। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल इक्वल, ये बात सही है, सभी का एम्पलीट्यूड इक्वल रहता है। ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिस्टम, ये बात भी सही है। वेव वैसे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये बात भी सही है, बिकॉज रस्सी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि रस्सी का मास स्ट्रेंथ कितना है, टेंशन कितना है। तो जो फर्स्ट वाली चीज है वो गलत है आपके पास में, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल सवाल हुआ ये। फोर्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, क्या बोला गया? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन क्या है आपके पास में? इक्वेशन है 4 cos pi t प्लस 4 sin pi t, ऐसे लिखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4 sin pi t प्लस 90 डिग्री लिखा जा सकता है। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, प्लस इसको लिख दीजिए 4 sin pi t। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसकी दोनों को जोड़ के डायरेक्ट एक इक्वेशन बना लेते, नहीं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप फेजर से जोड़ लीजिए। इसका फेज 0 मान लिया, और ये कितना रीड कर रहा है? 4 रीड कर रहा है। ए नेट कितना बनेगा आपके पास में? ए नेट बन जाएगा 4। ठीक है, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम चलते हैं बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर। बोला कि ए यूनिफॉर्म upward electric field E is established between two parallel plates. Okay, in a field a small conducting sphere of mass m suspended from the string of length L, if the sphere have charge q, तो आपके पास में टाइम पीरियड कितना होता है? मुझे पहले टाइम पीरियड होता है T, वो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। बस यहाँ पे G बदल जाएगा। यहाँ पे जो G इफेक्टिव आपके पास में आएगा वो आएगा दैट इज फोर्स अगर है mg माइनस QE डिवाइड बाय M। तो G इफेक्टिव कितना है आपके पास में? दिस इज G माइनस QE बाय M। तो आपके थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? सिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं। सिक्स प्रॉब्लम बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे बी नॉन जीरो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, अगर आप F क्रॉस A की बात करें तो F और A दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास में रहेंगे, तो F क्रॉस A आपके पास में हमेशा जीरो आएगा, बिकॉज F जहां होगा वहीं A होगा। तो ये वाली क्वांटिटी पक्का जीरो आएगी, बिकॉज इसको करेंगे F साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। A क्रॉस R अगर आप देखेंगे तो देखिए आपके पास बात की A क्रॉस R। अब पता है A होता कितना? A होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास में हो रहा है,
यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है। तो अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो ये इस तरफ, दोनों में एंगल आपके पास है 180 डिग्री होगा। तो ये क्या बन रहा है, ए आर कोस सॉरी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो देन दिस वैल्यू विल बी अगेन 0 आपके पास में। ठीक है, फिर थर्ड चीज पूछ रहा है वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर। तो v अगर आप देखेंगे तो v कहां पे रहेगा, या तो v इधर होगा या फिर v इधर होगा। तो r या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा। तो v और r में दो ही एंगल पॉसिबल है, या तो आपके पास में v एंड r में अगर आप देखेंगे दो ही एंगल, या तो 0 डिग्री आपके पास में रहेगा या फिर 180 डिग्री रहेगा, और दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास में 0 आएगा। थर्ड ऑप्शन ही मैच नहीं करता। फोर्थ है बोल रहा है आपके पास में f डॉट r, f डॉट r। तो f डॉट लगा दिया, डॉट क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा में तो f आपके पास में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, r भी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो f और r में जो एंगल पॉसिबल है या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, और कोस 0 1 होता है, कोस 180 -1 होता है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई। तो फोर्थ ऑप्शन आप क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉब्लम की बात करते हैं। बोला गया 3 सैंपल ऑफ सेम गैस A, B and C. Okay, gamma given at 3/2 have initially equal volume. Now the volume of each sample is doubled. Okay, पहले में प्रोसेस था एडियाबैटिक था, तो आपके पास में V से 2V किया गया और गामा की वैल्यू गिवन है आपको 3/2। तो एक प्रोसेस आपके पास में था एडियाबैटिक में था, वो था बच्चों आइसोबारिक, और जो थर्ड प्रोसेस आपके पास में था वो था आइसोथर्मल। ये तीन आपको बता दिए और सब में वॉल्यूम V से 2V हुआ है। अब क्या बोला, इफ फाइनल प्रेशर आर इक्वल एट ऑल 3 सैंपल्स द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल प्रेशर वाज। ओके, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं सवाल को। बोला 3 सैंपल थे, ABC गामा गिवन था, इनिशियल इक्वल वॉल्यूम थे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल्ड, द प्रोसेस A फॉर A इज एडियाबैटिक, B आइसोबारिक, दिस ओके। इफ फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर ऑल द 3 सैंपल। ओके, तो रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर कुछ P1 था, वॉल्यूम कुछ V था, फाइनली कितना हो गया, कुछ P और वॉल्यूम हो गया 2V। इसका देख लेते हैं P2 मान लेते हैं, कुछ इसका V था, फाइनली यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, P × 2V। ये तो सही है सब में। और इसका कुछ P3 था, V था, और फाइनली ये हो गया आपके पास में P and 2V, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अब अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, P1 V raised to power gamma, this is 3/2 is equal to P 2V raised to power 3/2, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। इसमें थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। V to the power 3/2 यहाँ पे उड़ गया आपके पास में, तो P1 की वैल्यू कितनी आ रही है, P1 की वैल्यू आ रही है 8 का रूट 2√2P, ये आ रहा है नहीं, P1 की वैल्यू। यहाँ से ये P1 आ गया, यहाँ से हम P2 निकालते हैं, तो पता है इसको बारिंग PV शुड बी कांस्टेंट, तो मैंने लिखा है P2V इज इक्वल टू P2V, इसने इसको काट दिया तो P2 की वैल्यू आ रही है 2P। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आइसोथर्मल है, तो आइसोबारिक था ना, यहाँ पे आइसोबारिक था, तो बच्चों इसके अंदर तो प्रेशर सेम रहेगा। सॉरी मैंने आइसोथर्मल का लगा दिया। तो अगर आइसोबारिक है तो P2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, P के। और इसमें अगर आप देखिए PV शुड बी कांस्टेंट, तो P3V दैट शुड बी इज इक्वल टू P2V, तो यहाँ से करें P3 इज इक्वल टू 2P। तो रेशियो जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 2√2P, रेशियो P रेशियो 2P। अगर आप सबको उड़ा देंगे तो आंसर है 2√2 रेशियो 1 रेशियो 2, ये आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 में। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस रिक्वायर्ड 210 हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। ठीक है, व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर, हीट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T होता है अगर आप आइसोबारिक की बात कर रहे हैं। तो हीट कितनी 210 रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, और n की वैल्यू 1 होगी, और अगर आप Cp की वैल्यू की बात करें 5/2R, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 केल्विन। ठीक, अब इसने बोला कि कितना हीट रिक्वायर्ड होगा अगर हम Cv पे करें, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T बनेगा। तो अगर ये NCV डेल्टा T आएगा तो Q की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू 1, Cv की वैल्यू 3/2R, और डेल्टा T कितना आ गया आपके पास में 10 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 210 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू 5/3, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 126, नहीं 126। क्लियर। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 में।
आपको बोला गया ए ब्लॉक ऑफ मेटल इज हीटेड to a temperature much higher than the room temperature and allowed to cool in the room free from air current. Okay, which of the following represent the cooling? तो अगर आपके पास में एयर करंट में तो रेडिएशन आपके पास में होगा, और रेडिएशन में अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या रहता है, दैट इज dq by dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज टू पावर 4, और ये आएगा एम एस डी थीटा बाई डी टी के। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की पावर 4 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में आ रहा है। तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा आपके पास में, तो आप ऐसा कर्व बनेगा तो हम बोलेंगे सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, 10th प्रॉब्लम में चलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करते हैं। 10th प्रॉब्लम आपको बोला गया ए रिजिड इंसुलेटेड बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विद पार्टीशन, one part is occupied with 1 gram mole of ideal gas at temperature T1 and other 2 gram of mole at ideal temperature T2। अगर पार्टीशन रिमूव करें फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो हम इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो U1 U2 इज इक्वल टू U फाइनल। तो अगर आप देख रहे हैं इनिशियल वाले में 1 मोल था, तो N CV को CV लिख दीजिए, और डेल्टा T अच्छा इसकी NCV T इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास टेम्परेचर T1, प्लस उसमें देखें दैट इज N CV सेम केस है टेम्परेचर T2। फाइनल में अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल कितने बन गए, 3 बन गए, और CV सेम का सेम रहेगा, दोनों एक ही गैस थी, और फाइनल टेम्परेचर कुछ T मान लिया हमने, CV सब साफ हो गया। तो जो फाइनल टेम्परेचर आपके पास में T1 प्लस 2T2 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं 11th प्रॉब्लम की। आपको बोला गया द करेक्ट थर्मोमीटर इन फारेनहाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए वाटर बाथ अलोंग द डिग्री अलोंग विद ए सेल्सियस थर्मोमीटर। ओके, The reading are observed this and Fahrenheit यूज पे, तो करेक्शन कितना आएगा? तो मुझे पता है कि जो फारेनहाइट की जो रीडिंग आती है दैट विल बी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आपके पास में, ऐसा एक्सप्रेशन रहता है। तो आपको पता है कि अगर फारेनहाइट में 86 है, ओके फारेनहाइट की 86 है आपके पास में, 9/5, और डिग्री सेल्सियस की जो रीडिंग है आपके पास में वो कुछ अलग आएगी आपके पास, मतलब वो उसमें गिवन है आपको 32 प्लस कुछ एरर मान लीजिए, कुछ T प्लस 32, इस तरह का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसको आप यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से आप 86 में से 32 सेपरेट करेंगे, यहाँ बन जाएगा 4 और 5, 54 आ गया ना आपके पास में, यहाँ पे 5/4 32 प्लस 2, इतना सही है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया आपके पास में, T की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 2 की एरर है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर 2 डिग्री सेल्सियस की आपके पास में एरर सही है, ठीक है। और नंबर 12 देखते हैं। 12 में आपको बोला गया ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर दिस डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल ड्रॉपलेट्स ऑफ पोटेंशियल इज चेंज इन एनर्जी कितना होगा? तो आपको पता है कि इनिशियल जो था दैट इज 4/3 पाई r³ r की जगह d लिखा हुआ है, दैट इज d³ डिवाइड बाय 8, ये इनिशियल वॉल्यूम था, इससे 27 ड्रॉप्स आपके पास में बन गए, ठीक। और उनका अगर हम रेडियस देखें दैट इज 4/3 पाई r³, हमें रेडियस निकालना है, ये इसको उड़ा दिया हमने यहाँ पे, और r³ की वैल्यू अगर आप देखेंगे दिस विल बिकम 3/2d, ये आपके पास में रेडियस आ गई, नहीं कुछ गलत की, तो हम नीचे आएंगे आपके पास में, तो दिस विल बिकम 3 and 2, दिस इज d/6, r इज इक्वल टू d/6 आ गया आपके पास। अच्छा, अब सरफेस एनर्जी की बात हुई, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी थी आपके पास में T मल्टीप्लाई 4/3 पाई r² की जगह d² डिवाइड बाई 4 हो गया, तो ये थी इनिशियल T पाई d²। फाइनल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो T 27, एक का एरिया हो गया दैट इज 4 पाई r², दिस विल बिकम d² डिवाइड बाई 36, तो ये कितना है बच्चों, तो दिस इज बिकम 9, दिस इज बिकम 3, दिस इज 3T पाई d², तो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 2T पाई d², ऐसा कुछ आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। 13th प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या बोला गया कि फिगर शोज द 2 स्मॉल होल विद a wide tank containing the liquid, okay, the water streams are coming from these holes touch the ground at the same point, the height of liquid column इन टैंक विल बी। तो ऐसा कुछ लिक्विड हम बना लेते हैं, यहाँ पे सेटअप दिखा देते हैं, एक यहाँ पे कुछ है आपके पास में और एक और कुछ यहाँ पे है,
तो एक तो गिवन है आपको यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे है, और ये वाला जो डिफरेंस आ गया ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस उसने शो कर रखा है, क्योंकि टॉप से वो 4 है, और यहाँ से यह डिस्टेंस कुछ आप h मान लीजिए इस तरीके का, और दोनों सेम पॉइंट पे आके यहाँ पे गिरते हैं, ऐसे दोनों का जो गिरना है वो सेम पॉइंट पे। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी, √2g और 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे अगर आप देखें जैसे √2g 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, ये वेलोसिटी है। और टाइम आपके पास में डिफरेंट आना है, तो अगर हम टाइम को देखें तो इसमें जो टाइम लगेगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर 2h डिवाइड बाई जी का रूट, इसमें जो नीचे वाले को टाइम लगेगा ये t1 आ गया, और ऊपर वाले को अगर आप देखें t2 इज इक्वल टू √2, ये बन जाएगा h प्लस टू, और इसको h को सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसको 100 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, बाई 100 और मल्टीप्लाई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, तो ये इसे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको बराबर करेंगे तो कितना आएगा, √2g 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, √2hg मल्टीप्लाई 100। उसमें अगर हम देखें तो √2g 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे टाइम आ गया √2h प्लस 2 डिवाइड बाई 100g। 100g को 100g से उड़ा दिया, इस 100 को यहाँ पे उड़ा दिया, 2g को 2g से, इस 2 को यहाँ से, और ये यहाँ पे दिस इज बिकम 3, और यहाँ पे 2 बन गया आपके पास में। तो स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3h, इधर अगर आप देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो, और उधर कितना आ जाएगा 2h प्लस 4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h विल बी 4। ठीक है, तो अगर आप देखिए पानी कितना हाइट तक भरा हुआ है, तो ये 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 की बात करते हैं। 14 प्रॉब्लम में क्या बोला गया, द अपर एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 2 mm रेडियस इज क्रैम्प्ड। तो यहाँ पे ऐसे इसको आप क्रैम्प कर लीजिए कुछ ऐसे, ये ऊपर वाला एंड आपके पास में क्रैम्प हो गया। लोअर एंड इज ट्विस्टेड बाय 45 डिग्री। मान लीजिए अगर आप ये इस वाले एंड को ट्विस्ट करेंगे 45 डिग्री से, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ यहाँ तक ऐसे घूम जाएगा आपके पास में, और ये कितना रेडियस r π/4, इतना कर्व भी घूम जाएगा। तो अगर आप इस वाले एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल कितना टर्न होगा आपके पास में, जिसको हम 5 बोल देते हैं, तो अगर 10 5, क्योंकि जब आप इसमें रोटेट करेंगे 45 डिग्री तो यहाँ पे कुछ आपको डेविएशन दिखाई देगा। 10 5 कितना आएगा आपके पास में, ये डेविएशन, ये दिस इज r π/4, और डिवाइड बाई लेंथ आ गया, और लेंथ कितना सवाल के अंदर 1 मीटर का लेंथ आपको गिवन है। तो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, देखते हैं कि शेयर एंगल आता है कि नहीं आता। आर की वैल्यू देखिए 2 mm, 2/1000, ओके। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, और डिवाइड बाई 4, आप इसको सोल्व करिए तो ये आता है 0.09, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसको 5 लिख सकते हैं कि छोटा एंगल है, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आपको दिखाई दे जाएगी। और अगर आपको डिग्री में चाहिए तो आप इसको π/4 मत लिखिए, इसको 45 डिग्री दीजिए, तो आपको ये डिग्री में मिल जाएगा जिसमें आंसर की है। समझ में आ रही है बात, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर हम बात करें 15 प्रॉब्लम की, तो ये आपके पास में ग्रेविटेशन का सवाल है। बोला गया टू सैटेलाइट ए एंड बी, रेशियो ऑफ मास गिवन है, सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r उसमें घूम रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है, टोटल एनर्जी दैट इज -gmm डिवाइड बाई 2r, ऐसे एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी का आपके पास में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सबको जोड़ के देखते हैं। तो आपको ये गिवन है कि एक का मास m है, तो एक वाली की एनर्जी अगर हम देखें T1, तो वो हो गया -g3m कैपिटल M डिवाइड बाई 2r, और T2 अगर आप देखें दैट इज -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई 8r, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर आप रेशो देख रहे हैं तो क्या बन गया, 3/4 रेशो 1/8, यहाँ पे कितना आ गया एक्सप्रेशन आपके पास में 12:1 आ गया ना, रेशो इज 12:1, तो आपके पास में फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक, नंबर 16 की बात करते हैं बच्चों। बोला क्या, द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/n टाइम्स वैल्यू एट द सरफेस। तो आप पता है जो एक्सप्रेशन आता है आपके पास में, gm डिवाइड बाई r³ मल्टीप्लाई स्मॉल r, ये आता है आपके पास में gfi अंदर, और बाहर अगर आप देखें दिस विल बी gm डिवाइड बाई r²। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 1/n टाइम्स हो जाए, तो 1/n मल्टीप्लाई gm डिवाइड बाई r² इज इक्वल टू gm
आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर, जी एम आर स्क्वायर यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है ये? ओके, तो ये आर आपके पास में आ रहा है, आर आ रहा है दैट इज स्मॉल एन, दैट इज कैपिटल आर बाय एन। पर हमें आर नहीं चाहिए, हमें सरफेस से हाइट चाहिए। तो वो कितना आएगा? जो डेप्थ आपके पास दैट इज आर माइनस आर बाय एन, दैट इज एन ब्रैकेट में आर ब्रैकेट में एन माइनस वन डिवाइड बाय एन। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों। बोला गया ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप विद स्पीड यू द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेट। ओके, तो लास्ट टी सेकेंड की वो बात कर रहे हैं कि लास्ट टी सेकेंड में कितना कवर करेगा। तो अगर आप मान लीजिए किसी को फेंकते हैं तो मान लीजिए वो यहाँ तक ऐसे गया आपके पास में, ठीक है। तो ये लास्ट के ये टी सेकेंड थे ऊपर चढ़ते वक्त, तो यही हाइट नीचे आते वक्त आएगी। तो क्यों ना यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे यू जीरो हो जाएगा। नीचे आते हुए तो आपको पता है यू जीरो तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 की। प्रॉब्लम नंबर 18 में बोला गया टोटल एनर्जी ऑफ ए रोलिंग सॉलिड स्फीयर कितना होगा। तो अगर कोई रोल कर रहा है टोटल एनर्जी कितना बनेगा? एक बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर और एक बनेगा हाफ आई की जगह कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आपके पास में क्या बन गया? दिस इज 7/5 एम वी स्क्वायर। तो आप 7/10 सॉरी दिस इज 7/10 एलसीएम दिया 7/10 एम वी स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। प्रॉब्लम नंबर 19 में चल रहे हैं। 19 में क्या बोला गया? ए चिल्ड्रन स्टैंडिंग विद his two arms outstretched at center of a turntable which is rotating about its central axis with an angular velocity omega naught. Okay, now the child fold his hand, moment of inertia become 1/3 times. तो पहले आपके पास moment of inertia कुछ i मान लो और i ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फाइनली कितना बन गया? i/3। तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? नाउ चिल्ड्रन fold his hand back so that total moment of inertia become 1/3 times of initial value। तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी? मल्टीप्लाई ओमेगा डैश कर दीजिए, तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ओमेगा नॉट। बहुत सिंपल सवाल, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 20 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 की अगर हम बात करें, आपको बोला कि द टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट पिवट पॉइंट ए प्रोवाइडेड बाय द फोर्स शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के वोट निकालते हैं। ए पॉइंट पे फोर्स तो हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में इधर 70 न्यूटन लग रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे। एक इधर 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक। यहाँ पे ऐसे 80 न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री पे, और एक यहाँ पे नीचे की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है। इतनी फोर्सेज है। इसकी वजह से कोई टॉप नहीं आएगा, खत्म। इसकी वजह से देखता हूँ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, उससे नहीं आएगा, सिर्फ 70 cos 60 और लेंथ कितनी है आपके पास में L। इसकी वजह से ऐसा घुमाएगा ये आपके पास, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, प्लस माइनस देखूंगा एक बार को। इसकी वजह से देखता हूँ कि क्लॉकवाइज आ जाए, इसको माइनस लिखता हूँ, -60 L/2, ये क्लॉकवाइज आ गया। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका हुआ। इसमें देखते हैं तो ये आपके पास में इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो हम इसको प्लस लिख देते हैं, दैट इज 80 sin 30 मल्टीप्लाई L/2। दिस इज टोटल टॉर्क आपके पास में ये आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो 70 cos 60 हो गया हाफ, और L की वैल्यू 3 है, तो इसको एक बार L लिख देता हूँ, फाइनली एक साथ ऐड कर दूँगा। तो ये बन गया आपके पास में 30 L, और ये कितना बन गया बच्चों? दिस इज 40 और 20 L बन गया आपके पास में, कितना सही। तो ये 35 हो गया, 35 में इधर ये 5 बचा, तो 25 और L यहाँ पे 3, दिस इज 75 न्यूटन मीटर। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर। ये बेस आंसर चेक करने क्या आया था आपके पास, ये टोटल टॉर्क। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 21 प्रॉब्लम में। तो कोफिशिएंट ई की वैल्यू कितनी होगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए? तो ई की वैल्यू आपके पास में 0 होती है, ठीक। तो ये तो हमें पता ही है, थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 22 प्रॉब्लम के अंदर। तो 22 में क्या बोल रहा है? ए मैन ऑफ मास m1 स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास m2 kept on smooth horizontal surface. If man start moving platform with velocity v related to the platform, the recoil velocity of platform is। ओके,
तो अब अगर आपको पता है कि मान लो ये यहाँ पे एक बंदा था तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कुछ v है, तो आप मान लीजिए इसकी कुछ यहाँ पे v1 है, क्लियर। इसका मास कुछ m1 बोलते हैं, इसका m2 बोलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में v1 है, तो ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देखें तो इट इज v माइनस v1 आपको दिखाई देगी। मोमेंटम कंजर्व कर इट इज m v1 इज इक्वल टू m2 v1, तो रिकॉइल वेलोसिटी कुछ है दैट इज mv डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा v1 और यही आपके पास में रिकॉइल वेलोसिटी होगी, क्लियर। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं बच्चों, और ये आपके पास में कुछ डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग का सवाल है। बोला कि एक बॉम्ब का मास है 3m और एक बॉक्स में रखा गया उसका मास भी 3m था, तो यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं और क्लोज बॉक्स में रखा गया 4m एट सेंटर। तो यहाँ पे जो मास है बॉम्ब का मास वो भी 3m, इसका मास भी m है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यहाँ पे रह रहा था आपके पास में। अब आपको पता है कि ये दो हिस्से में टूट गया बॉम्ब, एक का मास m हो गया, एक का 2m हो गया, तो फाइनल पार्ट अपोजिट मतलब वॉल्स पे स्टिक हो जाते हैं, तो फाइनली क्या हुआ होगा ग्रुप का? तो मुझे पता है कि फाइनल ग्रुप कुछ अगर आप दिख रहा होगा ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो एक मास मान लीजिए यहाँ पे 2m चिपका, यहाँ पे कुछ m चिपका। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखें कहाँ पे चला गया, थोड़ा देखेंगे। ये तो यहाँ पे 3m है आपके पास में, ठीक है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूँ तो ये बन गया 2m मल्टीप्लाई 12, क्योंकि टोटल 4l है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस m मल्टीप्लाई 12, और इसका सेंटर, इसको ओरिजिन मान के देख रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 3 और 3 दैट इज 6m। तो टोटल अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 2ml डिवाइड बाई 6m दैट इज l/3। l/3 सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कुछ यहाँ पे चला गया होगा l/3 के नीचे, तो इस वाले पॉइंट को इसके नीचे आना पड़ेगा, तो आप बोलते हैं। और अगर ये l/3 आ गया इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/3 दूरी पे, तो अगर l/3 दूरी पे है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास में कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहना चाहिए, जो मिड पॉइंट था अब वो यहाँ, उससे ये l/3 इधर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे था ये पॉइंट और अब इधर शिफ्ट हो गया, कितना l/3 शिफ्ट हो गया, तो आप बोल देंगे फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 24 की बात करते हैं। रोलर कोस्टर का सवाल है। बोला कि रोलर कोस्टर इज मूविंग एज शोन इन द फिगर, ओके, इट कंप्लीट the vertical circular motion on a path of radius 2 meter. What should be the velocity at highest point? Okay. तो इसको कंप्लीट करना है ना ये चीज। तो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमना है इसको यहाँ से ऐसे कुछ, तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होनी चाहिए वेलोसिटी कितनी √gr होनी चाहिए, हमें पता है, क्योंकि mg किसके बराबर होगा mv²/r के, तो वेलोसिटी √gr के बराबर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी √gr और g और r की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, तो आप बोलेंगे थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 25 बोला गया ए सर्कुलर रोड इज बैंक्ड फॉर स्पीड 40 km/h of radius r, okay, a car of mass m to attempt to go the circular road, the friction coefficient नहीं है, which of the following option is correct, the car cannot make the turn without skidding। तो आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ बैंकिंग वाला सिस्टम है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास में इधर mg लग रहा है और यहाँ पे ऐसे कुछ नॉर्मल लग रहा है और ये वाला एंगल बैंकिंग एंगल गिवन है आपको का सर्कुलर बैंक फॉर 40 km/h। तो बोला ये वाली बात कि अगर ये 40 km/h पे जाता है तो उसके हिसाब से बैंक है, तो हाँ हो सकता है विदाउट फ्रिक्शन भी तो होती है आपके पास में, उसमें आता है tan थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय rg, ऐसा एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। हाँ तो विदाउट फ्रिक्शन आपके पास में सर्कुलर मोशन जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जो बोला कार कैन नॉट मेक ए टर्न विदाउट स्किडिंग, ये बात गलत है। सेकंड ने बोला फॉर ए स्पीड कार लेस देन 40 km/h इट विल स्लिप डाउन, सही बात है, कम होगी नीचे गिरे, ज़्यादा होगी तो ऊपर चला जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ कार टर्न एट स्पीड 40 km/h द नॉर्मल जो दे रहा है वो किसके बराबर है, वो इसने बताया है, दैट इज mv² डिवाइड बाय r। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर थर्ड में, तो ये कुछ कंपोनेंट ये थीटा है आपके पास में और यहाँ पे ये बन जाएगा इधर, दिस इज 90 माइनस थीटा ना, दिस इज बिकम n sin थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r बनेगा। तो n mv/r² मतलब n जो है वो mv² बाय r और sin थीटा का टर्म भी आएगा, इस वजह से वो सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ में क्या बोला, इफ कार टर्न्स एट स्पीड 40 km/h द फोर्स नॉर्मल जो कार गिवन होगा दैट इज मोर देन mg एंड मोर देन mv² बाय r। तो मोर देन mv² बाय r तो दिखाई दे रहा है बिकॉज नॉर्मल आ रहा है mv² बाय r डिवाइड बाय sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, नॉर्मल की वैल्यू mv² बाय r से कम आएगी।
और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आएगा जैसे n cos थीटा आपके पास में mg के बराबर आना चाहिए, तो n की वैल्यू mg से भी बड़ी है और mg स्क्वायर बाय r से भी बड़ी है, तो आपके पास में सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही हो गए। Problem number 26 बोला गया a ball is projected vertically up with speed 40 मीटर पर सेकंड, the distance traveled by body in last second in upward journey इस कितना से वो होगा, ये उससे पूछा है। ओके, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद 40 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड कितना हो गया। तो अगर आप किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन में जाएगा, फिर आएगा, तो लास्ट सेकंड में अगर आप देख रहे हैं यहाँ से 1 सेकंड में, तो ऊपर जाते बजाय कि नीचे जाते वक्त की देख लीजिए तो आसान रहेगा। तो ऊपर इनिशियली 0 थी तो आप बोलेंगे हाफ जी टी की जगह 1 आ जाए, दैट इज 4.9 मीटर। क्योंकि आप चढ़ते हुए देखेंगे थोड़ी दिक्कत होगा, आते वक्त देख लीजिए एक ही बात है ना, हर एक इक्वल सेकंड इंटरवल में जितना ऊपर जाते वक्त था उतना नीचे आते वक्त होगा, तो 4.9 रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 के ऊपर। 27 में आपको क्या बोला गया, ए पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट ए सर्टेन रेट फ्रॉम ए गिवन पाइप, ओके, टू ऑब्टेन ट्वाइस मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप, पावर कितना डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप देखिए, मान लीजिए कि वो पावर जो है वो वर्क कितना हो रहा है एक सेकंड, उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि कुछ डेंसिटी रो है, होस पाइप का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो कुछ ए है, और वो कुछ v स्पीड से निकाल, इतना मास हो गया, इतना मोमेंटम हो गया, तो एक सेकंड में उसे इतना वर्क करना पड़ रहा है, मतलब इतना, सो दिस इज फोर्स, इतना फोर्स देना पड़ रहा है। और अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो ये आपके पास जो वर्क डन आएगा पर यूनिट टाइम, तो उसके अंदर एक v और ऐड हो जाएगा, तो रो ए वी क्यूब आ जाएगा आपके पास में पावर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये तो आप काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म से कर लीजिए, उससे आपको आसान दिखाई देगा, उससे करते हैं, वो थोड़ा सही चीज है। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी निकालेगा पानी की, दैट इज हाफ m की जगह आ जाएगा रो ए वी और मल्टीप्लाई v स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें ट्वाइस चाहिए पानी विद द सेम पाइप इन द सेम टाइम, तो पावर कितना करना पड़ेगा हमें, वो ये पूछ रहा है। तो अगर आपको पानी ट्वाइस चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड डबल हो जाए। स्पीड अगर आपके पास में डबल हो जाएगी तो ये बन जाएगा हाफ रो ए और इसकी जगह यहाँ पे 2v का क्यूब, तो 8 टाइम्स पावर आपको रिक्वायर्ड होगी। तो आप बोलेंगे थर्ड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल था। प्रॉब्लम नंबर 28 की बात करते हैं। द मास ऑफ बॉब of simple pendulum is m and it is raised to a height h. The work done by gravity in moving from one extreme to other extreme and कितना होगा। ओके, तो बना देते हैं वो रेस थ्रू ए हाइट h। ओके, इसको यहाँ पे कुछ h हाइट तक रेस किया आपने इसको ना, यहाँ पे ऐसे h हाइट तक। The work done by the gravity in moving it from one extreme to other। तो अगर आपने इसको यहाँ से छोड़ा, ये वापस घूम कैसे यहाँ पे जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि सेम हाइट पे जाएगा। इधर अगर आपने जहाँ पे छोड़ा उतनी हाइट पे जाएगा। तो जो आपको पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कुछ भी नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 29 देखते हैं। बोला गया ए रनिंग मैन has same kinetic energy as a boy of half of his mass। मैन की स्पीड इतनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन की लिख दी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, और इसकी जो एनर्जी है वो बॉय की एनर्जी से देख रहे, दैट इज वी डैश स्क्वायर बोल देता हूँ। ये आपके पास में बॉय की वेलोसिटी है, ठीक। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे साफ हो गया, m से m साफ हो गया, तो v डैश की जो वैल्यू है दैट इज v रूट टू, ये स्पीड थी आपके पास में। अब ये बोल रहा है कि मैन की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी, तो फाइनली कितनी बनी, दैट इज हाफ m v प्लस 2 का स्क्वायर। और अब बोला कि उस लड़के को कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगेन सेम हो जाए, तो हाफ m/2, पहले वेलोसिटी कितनी थी रूट 2v प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतनी टर्म यहाँ पे साफ होगी। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 2v प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट 2, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा।
सोल्व करते थे, यहाँ पे रूट टू वी आ गया, यहाँ पे रूट टू वी प्लस एक्स, इसने इसको उड़ा दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई 2√2, इसको 2√2 से स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो सी ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। 30th प्रॉब्लम की बात करते हैं। बोला गया ए पार्टिकल इनसाइड ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 है, ठीक है, तो किस हाइट तक वो रेस्ट पे रह सकता है। तो अगर आप इसको ऐसे कुछ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको रखा हुआ है, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कर लीजिए आप। यहाँ पे इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट अगर आप करेंगे तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास में थीटा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये जब यहाँ पे था तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था टेंजेंट, तो ये थीटा आ गया आपके पास में। तो आपको पता है दैट इज mg sin थीटा दैट शुड बी इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, तब तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहाँ पे साफ हो गया, तो tan थीटा किसके बराबर आना चाहिए, म्यू के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री मिल गई, थीटा आ गया 30 डिग्री, बिकॉज म्यू की वैल्यू 1/3 है। अब ये 30 डिग्री आ गया, तो हाइट देखिए कितनी आ गई, हाइट आ गई दैट इज r माइनस r cos 30, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ आ गया। तो दिस इज बिकम r ब्रैकेट में 1 माइनस दिस इज 1.73 डिवाइड बाई 2, आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते तो ये वैल्यू आती है 0.134, तो इतनी हाइट पे जाके वो इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 31 को देखते हैं। तो आपको क्या बोला गया, कंसीडर an elevator moving downward with acceleration a, the force exerted by passenger of mass m on the floor of elevator। तो आप पता है, तो अगर वो नीचे जा रहा है आपके पास में एलिवेटर a एक्सीलरेशन से, जो g इफेक्टिव बनेगा आपके पास में वो कितना है, g माइनस ए हो जाएगा, ठीक। तो कितना फोर्स है, इस m g माइनस ए, ये आपके पास में फोर्स रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 32 बोला गया ए जेट ऑफ लिक्विड ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्ट्राइक्स ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द वॉल, द वाटर स्ट्राइक्स विद द वॉल विद वेलोसिटी v एंड रिबाउंड इलास्टिक एज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, नॉर्मल फोर्स कितना एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि इनिशियली जो आपके पास है मोमेंटम आ रहा है 1 सेकंड में, वो कितना हो गया रो, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ a मान लेते हैं और वेलोसिटी कुछ v है, इतना मोमेंटम आ रहा है आपके पास में, और ये जो एंगल है आपके पास में वो थीटा बना रहा है, थीटा, तो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक, थीटा एंगल पे आपके पास में चला जाएगा। तो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ये आपके पास में मोमेंटम हो गया p इनिशियल, तो p फाइनल, मतलब मोमेंटम में अगर हम चेंज देखो कुल मिला के तो ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा, तो p cos थीटा p sin, दिस इज 2p sin थीटा आपके पास में आएगा। तो p की जगह जगह रो a v स्क्वायर sin थीटा, 2 रो a v स्क्वायर sin थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच करता है। प्रॉब्लम नंबर 33, दिस इज रिवर बोट प्रॉब्लम। बोला गया विड्थ ऑफ रिवर इज 60 मीटर, ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर सच दैट ही रीचेस फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली, पॉइंट बी इज 45 मीटर अहेड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए सी, द एज्यूम दैट स्पीड ऑफ रिवर एंड स्विमर दोनों की इक्वल है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको इसकी विड्थ गिवन है, विड्थ कितनी है, 60 मीटर गिवन है आपको, ठीक है, और यहाँ से इसको 45 मीटर कुछ आगे जाना है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप कुछ इस तरफ तैरते हैं थीटा एंगल से, v वेलोसिटी से, तो आपको दिखाई दे दैट इज v cos थीटा, तो टाइम कितना लगेगा आपको 60 डिवाइड बाई v cos थीटा। उसमें जो ड्रिफ्ट आ जाएगा, ड्रिफ्ट वो कितना आ जाएगा आपके पास में, जो नेट वेलोसिटी इधर दिखाई देगा वो दिखाई देगा v माइनस v sin थीटा, इसी को थीटा बोलेगा, और मल्टीप्लाई के टाइम वगैरह 60 v cos थीटा, इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है सवाल में, ड्रिफ्ट आना चाहिए 45। क्लियर, इतनी चीजें उसने मेंशन की है। अब हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ये v तो उड़ गया आपके पास में, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे डिवाइड बाई कोस थीटा हो गया आपके पास में, और ये एक्सप्रेशन आ गया। मैथमेटिकल डायग्राम्स को सोल्व करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी और डाली जाएगी, 16 डिग्री आपके पास में आएगी। ये थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है आपके लिए, आप सोल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए। 4 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल 3 कोस थीटा,
फिर ये इधर बन जाएगा दैट इज 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। फिर 1/√5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा सोल्व। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा पर हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलिए, प्रॉब्लम नंबर 34। बोला गया इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, ओके, व्हाट हैपेंड टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, ओके, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या एक्सप्रेशन क्या होगा वो ये पूछ रहा है। थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो h का एक्सप्रेशन आता है आपके पास में, टाइम का एक्सप्रेशन कितना t आता है आपके पास 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, और h का एक्सप्रेशन क्या आता है आपके पास में। तो कुल मिला के अगर वो टाइम को डबल करना है तो टाइम को डबल करना है मतलब वेलोसिटी को डबल करना है, और वेलोसिटी को अगर आप डबल करें तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at है। तो u मान लीजिए दोनों में ही आपके पास में मान लीजिए कि v की वैल्यू दोनों केस में 0 है, बिकॉज हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो टाइम, अगर आप टाइम को डबल करना है तो u को डबल करना है, और अगर आप u को डबल करेंगे तो s आपके पास में 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बिकम 4 टाइम्स, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 35th प्रॉब्लम की बात करते हैं। बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिखाया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट व्हाट पॉइंट। तो जहाँ पे आपके पास में स्लोप नेगेटिव है वहाँ पे होगा। तो अगर ये कर्व आपके पास में कुछ ऐसे करके ऐसे दिखा रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव है स्लोप, इस वाले पे 0 है, इस वाले पे नेगेटिव है आपके पास, यहाँ पे फिर पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन में आप बोलेंगे दैट स्लोप इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी आपके पास में नेगेटिव होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 36। बोला गया कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो x² आपके पास में है दैट इज t² प्लस 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिस इज बिकम 2xv इज इक्वल टू 2t, और हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन कितना आएगा। फिर इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी आएगा। तो एक बार बनेगा 2v² और एक बनेगा 2xa इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएट किया है तो एक बार x को किया तो v² बन जाएगा, और एक बार फिर अगर आप v को करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन आपके पास में। तो 2 2 2 साफ हो गया। तो मुझे a का एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है, a का एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस v² डिवाइड बाई x। और अब हमें इसको किसके फॉर्मेट में लिखना है, x के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर मैं v को लिखूं, v को अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं तो v कितना है आपके पास में, v आपके पास में आ गया, ओके, v को अगर मैं देखूं दिस इज बिकम t बाई एक्स। v को अगर अपन लिखें जाए t बाई एक्स तो कितना बन गया, a 1 माइनस t² x² डिवाइड बाई एक्स। तो ये बन गया x² माइनस t² डिवाइड बाई x³। और मुझे पता है x² माइनस t² इज इक्वल टू 1 है। तो a कितना आ जाएगा आपके पास है 1 डिवाइड बाई x³। ये आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 37 प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आपको बोला गया इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो पक्का 0 होगा, कुछ चला ही नहीं इसका मतलब। तो आपके यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा कि भाई वो 0 ही होगा। 38 प्रॉब्लम की बात करते हैं। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज दिस। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा एरर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होता है, तो दिस इज हाफ mv²। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज एरर चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी में, ln ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा ln k इज इक्वल टू दिस इज बिकम ln 1/2 ln m प्लस 2 ln v। डिफरेंशिएट करें इसे बिकम dk बाई k, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन dm बाई m प्लस 2 dv बाई v। अब dv बाई v आपको गिवन है 3%, इसमें 3% है और इसमें कितना है बच्चों आपके पास में 2% है। तो 6, यहाँ पे टोटल कितना है 6 और 2 टोटल 8% आपके पास में एरर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 39 की बात करते हैं। तो आपसे डायमेंशन एनालिसिस का सवाल है। बोला गया हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट जो ई स्क्वायर आता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, डी यू डिवाइड बाई डी वी। ठीक, तो अगर हम डी यू को लिखें दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लिखें दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देते हैं, लेंथ का क्यूब। ये है हमारे पास इसका डायमेंशन एनालिसिस।
तो इसको थोड़ा देखते हैं। ये मास है तो इसका मास लिख दिया, और वेलोसिटी का होता है लेंथ का स्क्वायर और टाइम की -2 हो जाएगा, बिकॉज इसमें देखते हैं लेंथ का, तो ये लेंथ का कितना होगा, क्यूब हो गया, तो कितना बन गया आपके पास में, दिस इज m l इनवर्स t -2, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर। और नंबर 40 की बात करते हैं, तो आपको बोला गया कि जो भी डायमेंशन दिखाई गई है उसमें से ओड कौन सी है, तो एक लिखा वोट सेकंड, तो वोट सेकंड मतलब क्या, पावर में टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब ये एनर्जी की यूनिट है आपके पास में। सेकंड में है किलोवाट आवर, तो वो भी आपके पास में एनर्जी है, पावर में टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में एनर्जी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फोर्थ है जूल सेकंड, जूल सेकंड, तो ये क्या है, ये एनर्जी मल्टीप्लाई टाइम है, बाकी सब एनर्जी थी, इसमें एनर्जी मल्टीप्लाई टाइम है, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई टाइम था तो वो एनर्जी हो रहा था। तो आप बोलेंगे फोर्थ आपके पास में ओड है। फिर अगर आप बोले 41st प्रॉब्लम को, तो वेक्टर्स पे बेस्ड सवाल है। आपको बोला गया a क्रॉस b, दैट इज मोड a मोड b साइन थीटा इज इक्वल टू √3 मोड a मोड b कोस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन तो यहाँ पे सब साफ हो गए। तो tan थीटा आपके पास में √3, क्लियर। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड की बात की है उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, तो a प्लस बी का एडिशन कितना होगा आपके पास में, a प्लस बी का उसने एडिशन पूछा है। तो रिजल्टेंट देखें तो अंडर रूट एक्सप्रेशन क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो कोस कितना है आपके पास में, 60 डिग्री है। कोस 60 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 60 हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab का रूट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो नंबर 42 की बात करते हैं। अगेन वेक्टर का सवाल है, p वेक्टर गिवन है, q वेक्टर गिवन है, दोनों बोला गया दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है, p डॉट q आपके पास में 0 होना चाहिए। दोनों डॉट पुट करते हैं तो a स्क्वायर बन गया, -2a बन गया, -3 बन गया, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आती है, 3 आती है सोल्व करके, ठीक। फिर हम 43rd प्रॉब्लम में बात करते हैं। अगेन वेक्टर का सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट दिस टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर इन x डायरेक्शन। तो आप कितना इसमें आप ऐड कर लीजिए, 25i माइनस 6j में प्लस कुछ आप जोड़ लीजिए, दैट इज xi कैप और yj कैप, दैट शुड बी इज इक्वल टू 7i प्लस 0। सोल्व कर लीजिए, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 6 आपके पास में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, ठीक। तो x की वैल्यू -18 हो जाएगा, ये सिंपल सवाल था। 44 प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसा गिवन है, v इज इक्वल टू 3 + 2t, ऐसा गिवन है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आपके पास में इस ड्यूरेशन के 0 से लेके 1 सेकंड के अंदर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो या तो आप t इज इक्वल टू 0 पे देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके पास में, 3 आ रही है। t इज इक्वल टू 1 पे देखिए, वेलोसिटी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो v एवरेज कितना आता है आपके पास में, u प्लस v/2, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो भी 4 आ जाएगा आंसर। तो 4 आपके पास में आंसर हो जाएगा। 45 में आपको बोला गया है, दैट इज 1 प्लस h/r रेज़्ड टू पावर -2, और h बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू r, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो ऐसा बनता है 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। तो थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। सिंपल था पेपर, बस 45 सवाल रहते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है कि अगर 1-2 सवाल को छोड़ने हैं तो कौन छोड़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।